नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं रत यादव आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही होंगी और आप मुझसे कुछ नया सीख रहे होंगे। आज मैं आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ाऊँगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को मैं क्लियर कराऊँगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जानने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि विश्व में सबसे पहले अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा था, उसी को देखते हुए धीरे धीरे अन्य देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ना शुरू किया। हमने भी अमेरिका के संविधान को देखकर अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा है। अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो वो है अमेरिका की प्रस्तावना, यानी कि अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना। हमारे संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ अपने संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, इसे हम उद्देशिका ही बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा क्या उद्देश्य है, हम यहाँ पर क्या करने बैठे हैं, हम भारतीयों के लिए कैसा संविधान बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि जो संविधान हम बनाएंगे उसमें जनता को हम बहुत पावर देंगे, हमारा संविधान स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा। वो सारी बातें हमारे संविधान में देखने को मिलती हैं। तो आइए मैं पहले आपको संविधान की प्रस्तावना पढ़ के सुनाऊंगा, फिर इसमें कुछ बहुमूल्य शब्द हैं उन्हें मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। हमारी संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पण करते हैं। संविधान में ये हिंदी में लिखा हुआ था 26 नवंबर 1949, मैंने इसे इस तरह लिख दिया है। आपको कुछ समझ में आया होगा, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको इसे अच्छे से समझाऊंगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रथमपन, यानी कि भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रथमपन घोषित कर रहे हैं, यानी कि भारत की जनता है। भारत की जनता में ये भारत की जनता को यहाँ शक्ति दी गई है, यानी कि जनता ही सबसे ऊपर है। यहाँ पर ये बताया है संविधान में। यह बात आपको समझ में आई होगी। भारत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है इसमें। भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रथमपन घोषित कर रहे हैं, यानी कि भारत एक संपूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है, प्रथमपन है। हमारे आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए हम सक्षम हैं। हम पर कोई बाह्य ताकत का, कोई बाह्य देश का दबाव नहीं है। हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। ये बात इसमें कही है, संपूर्ण प्रथमपन। अभी हमने धारा 370 हटाई थी और देशों ने हम पर उसका विरोध किया था, पर हमने किसी की नहीं मानी, क्योंकि हम अपने निर्णय लेने के लिए संपन्न हैं, प्रभुत्व संपन्न है। ये बात यहाँ से क्लियर होती है। समाजवादी मतलब आपने सुना होगा, पूंजीपति और समाजवादी अर्थव्यवस्था होती हैं। पूंजीपति अर्थव्यवस्था में कुछ पूंजीपतियों का ही बोलबाला होता है, वही पूरा देश चलाते हैं, वही सरकार चलाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबको समान समझा जाता है, सबको साथ समान न्याय किया जाता है। उसमें कोई गरीब है, अमीर है, वो नहीं देखा जाता। हमने वहाँ से समाजवादी शब्द लिया है। अगर पूछे हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, तो हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समाजवादी आप समझ गए होंगे, सबको समान समझा जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमारे देश का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था, तो उसने अपने आप को इस्लामिक धर्म घोषित कर दिया, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी। पर हमारे देश में 80% से ज़्यादा हिंदू हैं, पर हमने अभी तक अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने सबको समान दर्जा दिया है। हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं होगा। ये बात हमारे संविधान में बताई गई है। लोकतंत्र यानी कि लोक, जनता, तंत्र यानी कि सिस्टम।
जनता के द्वारा सिस्टम बनाया जाएगा, यानी जनता के द्वारा सरकार चुनी जाएगी। जनता चाहे तो आज बीजेपी सरकार है, जनता चाहे तो आगे चलकर वो किसी और की सरकार ला सकती है। ये बात लोकतंत्र से आपको समझने में मिलती है। अब्राहम लिंकन का एक बहुत शानदार कोड है, उन्होंने कहा था कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, वो मानता हूँ कि लोकतंत्र को अच्छे से परिभाषित करता है। गणराज्य, लोगों को कन्फ्यूजन होती है गणराज्य लोकतंत्र में। लोकतंत्र मैंने समझा दिया, जो सरकार चुनी जाएगी, जनता के द्वारा चुनी जाएगी। गणराज्य हमारे देश का जो संवैधानिक प्रमुख होगा, यानी कि राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं होंगे, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा ही आगे जाकर राष्ट्रपति बनेगा और अगर उसमें कैलिबर होगा तो बन जाएगा, वैसे नहीं। ये आपको समझ में आ गया होगा। गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय इसमें बात की गई है। सामाजिक न्याय दिया जाएगा, समाज में सबको समान समझा जाएगा। आर्थिक न्याय दिया जाएगा, अगर कोई ऐसी पॉलिसी लागू होती है भारत में तो उसमें सबको समान दर्जा दिया जाएगा पैसे को लेकर। राजनीतिक न्याय, पॉलिटिक्स में सबको न्याय दिया जाएगा। 3 तरह के न्याय की बात की गई यहाँ पे। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है। विचार, आपके क्या विचार हैं, आप उन्हें अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं। धर्म, आप कोई सा ही मान सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। विश्वास, आप किसी में विश्वास कर सकते हैं, आप किसी की भी उपासना कर सकते हैं, चाहे ईश्वर की कर सकते हैं, अल्लाह की कर सकते हैं, जैन धर्म कर सकते हैं, ईसाई कर सकते हैं, किसी की भी उपासना कर सकते हैं आप, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ये बात हमारे प्रस्ताव में बताई गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता। अवसर यानी कि आप अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा, सबको समान समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर धर्म वाले ही, पर्टिकुलर जाति वाले ही फॉर्म भरेंगे। सभी लोग समान है, उसमें सभी लोग फॉर्म भरते हैं। उससे आप समझ सकते हैं इसे। ये वैसे आगे चलकर अनुच्छेद 16 में अच्छे से बताया गया। ऐसे करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता। राष्ट्र को हम खंडित नहीं होने देंगे, राष्ट्र को हम एक बनाकर रखेंगे। ये एक कैसे बनेगा, हम अगर आपस में बंधुत्व, भाईचारे की भावना को लेकर चलते हैं तभी हमारा राष्ट्र एक बनेगा, अखंड होगा। ये बात प्रस्ताव में बताई गई है। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पण करते हैं। 26 नवंबर 1949 को मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और तभी हमने अपनी संविधान की प्रस्तावना को अपनाया था। उस टाइम पर हमने 16 अनुच्छेद अपनाए थे, जिसमें इसकी नागरिकता से संबंधित थे, चुनाव आयोग से संबंधित थे और कुछ अन्य अनुच्छेद थे, वो हमने अपनाए थे। आपको प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना अच्छी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। अब ये बात उठती है कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है। ये बात पहले उठी थी 1960 में केश बेरुवारी वाद हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। पर आगे चलकर 1973 में केशवनंद वाद होता है, उसमें ये क्लियर किया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है इसके मूल ढांचे को छोड़कर, यानी कि इसका मूल ढांचा ऐसे बना रहे, इसमें और संशोधन कर सकते हैं, इसे अच्छा बना सकते हैं, पर इसके मूल ढांचे को हम तोड़ नहीं सकते। ये बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया था। तब पहली बार 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता सब जोड़े गए थे। इसमें आप जोड़ सकते हो, इसमें से कुछ शब्द निकाल नहीं सकते, जबकि लोकतंत्र आप निकाल दो, वो मान्य नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। केशवनंद भारती बात समझ में आ गया आपको। मतलब एन के पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बोला है और जगदीश ठाकुर ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला है। B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को बोला है, अनुच्छेद 32 को बोला है। आप ये बात याद रखना कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जगदीश ठाकुर ने बोला है और संविधान के आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। इतने सारे प्रश्न भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पूछे जाते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ, कौन कौन सब जोड़े गए, कौन प्रस्तावना को आत्मा बोलता है, किसने प्रस्तावना को परिचय पत्र बोला है, ये सारी बातें आती हैं।
हमारे संविधान की प्रस्तावना का स्रोत क्या है, अमेरिका के संविधान है। हमारे प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके अंदर गणराज्य और बंधुत्व की भावना हमने फ्रांसीस के संविधान से प्रेरित होकर ली है, और जो न्याय की बात की गई है वो रूस के संविधान से प्रेरित होकर की गई है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।